जुन्निशा सुल्तान के होंठ सिर्फ हिले, वो उसे आवाज भी ना दे सका, बल्कि वो अपनी जगह साख्त ही रह गया। जबकि मुबीन बेगम किसी दुल्हन के जोड़े में मुबलिस लड़की को गिरते देख जल्दी से उस तक पहुंची। सुल्तान, ये बच्ची कौन है और इसकी हालत बिगड़ जाएगी, हॉस्पिटल लेकर चलो। उसकी कलाई थामे वो पास बैठी परेशानी से बोली। इनकी आवाज पर होश में आते सुल्तान आगे बढ़ते उसकी बेजान वजूद को बाहों में भरते बाहर को भागा। फिलहाल वो इस हालत में नहीं था कि बता सकता ये लड़की कौन है। नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इनको सांस नहीं आ रही है। अगर अगले 24 घंटे तक होश ना आया तो वो कोमे में भी जा सकती है, और क्या पता वो ना बचे। डॉक्टर्स के लफ्ज जैसे ही निकले सुल्तान गुस्से से बेकाबू होता उसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर का गला दबाता उसे मुकम्मल दीवार से लगाया, जबकि डॉक्टर्स की तो आंखें ही उबल पड़ी। एक बॉडी बिल्डर की गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गया। पहले तो तुम ऊपर जाओ, बाकी का मामला बाद का। डॉक्टर का सुर्ख चेहरा देख उसने गिरफ्त और सख्त की। सुल्तान, ये क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। उसका बाप और माँ अभी भी पहुंचे थे उसके पीछे, पर यहाँ सुल्तान को डॉक्टर की जान लेते देख और बाकी स्टाफ को खौफ से कांपते देखकर आगे बढ़ा। डॉक्टर ये कह रहा है जुन्निशा नहीं बचेगी, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। मुश्किल उसके बाप ने पीछे किया तो डॉक्टर खांसता अपनी गर्दन पकड़े हामता कामता वहां से भागा। क्या ऐसा करने से वो बच जाएगी? इसका डैड पहली बार गुस्से से दहाड़ा कि पूरे अस्पताल में आवाज गूंज उठी। डैड, सिर्फ नर्वस ब्रेक डाउन ही तो हुआ है। सुल्तान माथे पर बल डाले इर्द गिर्द खड़े हजूम को सुर्ख सर्द सब्ज आंखों से घूरा। उसकी आंखों के सदपन को महसूस करते सब वहां से घुसके, जबकि उसका बाप फूले सांस के साथ उसको देख रहा था और मुबीन बेगम लब भेजे खामोश तमाशाई बनी थी। सुल्तान ने निकाह किया है इस लड़की से, ये खबर अफसान साहब के मुंह से सुनकर ही वो चुप साध गई थी। क्या तुम पागल हो सुल्तान? तुम्हारे लिए ये सिर्फ है, और वो बच्ची जो अंदर मौत से लड़ रही है उसकी जाने क्या हालत है, और तुम कह रहे हो सिर्फ। वाह सुल्तान बेरोज, वाह। उसका तंजिया कहता उसका लाल भवरा का चेहरा देखा। डैड, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों को होता है और वो भी ठीक हो जाएगी। अभी नजर चुराते उसके दिल ने भी जैसे खुद को दिलासा दिया। मैं कॉल कर रहा हूँ असलम को कि इसकी बेटी इधर मौजूद है। बगैर सुल्तान की वार्न करती निगाहों पर गौर किए वो साइड पर चले गए। निचला लब दबाए उसने सुर्ख काई जमी आंखों से अपने बाप की पुष्ट देखी। माथे पर बिखरे उसके बाल हल्के नम थे, जिन्हें पीछे करते वो मुबीन बेगम के पास बैठा सर झुकाए। मॉम, मैंने निकाह किया है, सुल्तान ने बात पर जोर देते कहा। तो मुबीन बेगम ने सख्त नजरों से उसे देखा। घर से अगवा करके तुमने उस बच्ची के साथ जबरदस्ती की है और तुम कहते हो निकाह किया है। मुबीन बेगम का लहजा इंतहा का कड़वा था कि सुल्तान जो पहले ही तैश व ताल को दबाए बैठा था, इस पे उबाल उठा। क्या हो गया है आखिर? मैं कह रहा हूँ बीवी है वो मेरी, तो क्यों बढ़ा रही है बात? अस्पताल के बीच पर बैठा सुल्तान इस वक्त सख्त इस्तराब का शिकार होते लब भेजे सख्ती से गोया हुआ। हमारे खानदान की शान शौकत और वकार को तो तुमने मिट्टी में मिला दिया। एक माली की बेटी से शादी कर ली, कुछ होश था तुम्हें? इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो सुल्तान पर बरस पड़ी। ये खानदान, ये शान शौकत किस काम की नहीं? अगर सुल्तान को पसंद आ जाए कुछ। वो मगरूर था, हमेशा से डीठ था, खड़ था, पर उसे खुद से ज्यादा किसी से मोहब्बत ना थी। फिर उस लड़की की तबीयत जैसी सेटल होती है तुम उसे छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे? मुबीन बेगम की बात पर सुल्तान ने तीवरियां चढ़ाते उस रूम के बंद दरवाजे को देखा जिसमें जुनिशा थी। हम सोचते हैं कुछ। वो खामोश था और कुछ ना बोला। सोचना नहीं करना है, अभी मैं वकील से राब्ता करती हूँ। साड़ी का पल्लू संभाले वो उठी। आप वकील से राब्ता करें, पर उस वकील से फिर कोई और राब्ता नहीं कर सकेगा। उसने धमकी दी थी या नहीं? पर काई जमी आंखों में वहशत बरपा थी। तुम अपनी मॉम के खिलाफ जाओगे सुल्तान? मुबीन बेगम ने सदमे और अफसोस से कहा। जहाँ आप सही हुई, आपका हुक्म सर आंखों पर, और जहाँ सुल्तान की मर्जी ना हुई वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। शर्ट दुरुस्त करते वो भी उठ चुका था। ठीक है, रहो तुम इधर इस लड़की के पास, और देना जवाब उसकी बाप को कि सुल्तान बेरोज ने एक माली की बेटी को बीवी क्यों बनाया। गुस्से से बोलती वो वहां से चली गई।
अफराज साहब जो इसकी तरफ आ रहे थे उतने गुस्से से मुबीन बेगम को जाता देखकर उसने सुल्तान को देखते इशारा किया, जिस पर उसने कंधे उचका दिए। मुझे मालूम नहीं किधर जा रही है। अफराज साहब इन्हें अकेला जाता देख खुद भी पीछे चले गए, जबकि सुल्तान दीवार से टेक लगाता आंखें मूंद गया। मुझे मोहब्बत है तुमसे ज़ुनीशा, इतनी कि अगर मैं चाहूँ भी तो बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कब मुझे तुमसे इतनी इश्क हो गया कि मैं अपने बस में नहीं रहा, कि एक तुम्हारा ख्याल हर वक्त रहता है। तुम्हारी भूरी कांसी आंखें रात देर तक बेचैन कर देती हैं। तुम्हारी शरबती होंठ मेरा सुकून गारत कर देते हैं। तुम्हारी नोज पे मेरा दिल अटक सा जाता है। जब भी तुम्हें छूता हूँ एक अलग एहसास से रोशनास होता है हूँ। इसमें कोई शक नहीं, तुम पहली लड़की हो जिसे सुल्तान ने छुआ है और जिसने सुल्तान को पागल किया है। सुल्तान कहीं दूर सब्ज राज में खड़ा खूबसूरत गुलाबी पोशाक में मुबलिस इस लड़की का हाथ थामे मोहब्बत से बोल रहा था। उसकी पुरहदत गिरफ्त में वो सुर्ख होती मुस्कुरा दी और झुकती आगे बढ़ते थोड़ी सी एड़ियां ऊंची की। सुल्तान बेरोज ने दोनों हाथ कमर पर रखते उसे अपने पांव पर खड़ा किया। दिलकशी से मुस्कुराती वो इसकी कशीदा पेशानी पर बिखरे बाल अपने मोमी हाथों से समेटने लगी, फिर उल्फत व चाहत से झुकती वहां अपने लब रख गई। मदहोशी में उसका लम्स महसूस करते दिलकश मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता किया। सर वो जो हसीन ख्वाबों की सैर को निकला था, करीब से आती आवाज पर आंखें खोली। मैम को होश आ गया है पर वो बहुत शोर कर रही है। नर्स ने हलक तर करते कहा, क्या मालूम उसे भी मार दे कि क्यों जगाया उसे, पर पेशेंट ज्यादा शोर कर रही थी। इसकी बात सुने जल्दी से उसकी कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर जाते वो हक धक्का रह गया। अस्पताल के लिबास में मुबलिस वो नाजुक हसीना नर्सों पर झपट रही थी, हदसानी कैफियत में चीख रही थी। कब आया इन्हें होश? परेशानी से उसकी तरफ बढ़ते उसने पूछा। सर 15 घंटे बाद आया है। सुल्तान ने हैरत से उसे देखा। तो क्या वो 15 घंटे दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा रहा? हाँ, शायद उसे अपने ख्वाब पसंद आए थे। अच्छा, इन सब को ले जाओ और अब इस कमरे का रुख भी मत करना। सुल्तान उसकी बात पर यकीन किए बगैर अखड़ा लहजे में बोलते दो नर्सों की तरफ देख बढ़ते इनके हाथ से जुनीशा के दोनों हाथ पकड़ लिए नरमी से। सब सर हिलाती बाहर को दौड़ी। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ उसने संजीदा नजर जुनीशा पर डाली, जो बिखरे बाल और बिखरे हुलिये में थी और अभी भी अपनी दोनों कलाइयां आजाद करवाने की तकदो में थी। छोड़े मुझे आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप कातिल है मेरी माँ के। वो चिल्लाती इसके हाथ पर अपने दांत गाड़ गई, पर सुल्तान बगैर असर लिए खड़ा रहा। सुल्तान ने उसकी कलाइयों को छोड़ते झटके से उसकी कमर के गिरफ्त कायम करते खड़ा किया। कलाइयों की रिहाई पर वो पागल होती उसके कंधों पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी, पर उसके मजबूत कसरती पर खातिर ख्वाह असर ना हुआ, बल्कि सुल्तान ने उसे अपने साथ लगाते हारस तंग किया। वो दोबारा छिपती मजामत करती अपने दोनों हाथों से उसे पीछे धकेल रही थी, जबकि सुल्तान सुकून के साथ उसकी गर्दन में मुंह दिए खड़ा था। उसकी मजामत, उसकी चीखें नजरअंदाज करते उसे अपने गले से लगाए रखा। आखिर थक हार कर उसकी हिचकियां बंद गई जो रूम की फिजा में गूंज रही थी। काम डाउन मेरा बच्चा। उसके नरम बाल नरमी से सहलाते, दूसरे से कमर सहलाते वो उसे काबू में कर रहा था। वो अजियत में है, उसे कैसे हैंडल करना है वो जानता था। जुनिशा रोती उसकी गर्दन के गिर्द दोनों बाजू हायल किए फुट फुट कर रो दी। सुल्तान उसका सर अपने सीने से लगाते उसके बाल सहलाता रहा। मेरी अम्मी जान अब नहीं रही सुल्तान, बोलते हुए उसके होंठ सुल्तान की गर्दन से मस हुए, जिससे सुल्तान ने उसके गिर्द बंधे हाथों का हारस और करीब किया। अपने नाम उसके लबों से सुनते वो खामोश रहा, पर मुसलसल उसे रोता देख उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ने के ख्याल से उसका चेहरा अपने सीने से निकाला। एक न एक दिन सब ने जाना है, हमारे रोने से कोई शख्स वापस नहीं आता। उंगलियों के पोरों पर उसके आंसू चूमते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। नहीं सुल्तान नहीं, वो तुम्हारी वजह से गई है। तुम जिम्मेदार हो मेरी माँ की मौत के। अगर तुम मुझे अगवा ना करते तो वो जिंदा होती।
میرا غم انہیں کھا گیا۔ بہروز سلطان مجھے بھی نہیں جینا، مار دو مجھے بھی۔ پوری شدت سے اس کا کالا دبوچے وہ داڑھی۔ بکواس بند کرو اپنی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ وقت مقرر ہوتا ہے، تمہارے یا میرے چاہنے سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ہمارے چاہنے سے مر سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اس کی گردن پیچھے سے پکڑے، اس کا چہرہ قریب کرتے لفظوں کو چبا چبا کر بولا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وحشت بھری سبز آنکھوں دیکھتی وہ نیم آواز میں بولی، تمہارا گھر اب وہی ہے جو سلطان کا ہے۔ اسے چھوڑتے اس نے اپنے موبائل کو کان سے لگایا۔ سسر صاحب کو ادھر بٹھا کر رکھے اور کہیں ان کا داماد آ رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ مسکراتی آنکھوں سے اس نے گردن ٹیڑھی کرتے بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکاتی روتی ہوئی زونیشا کو دیکھتے کہا۔ سوچ کے بالکل مطابق وہ چونکی اور نیم بھیگی پلکیں اٹھاتی اسے دیکھا جو موبائل پر اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، زونیشا نے تلخی سے گھورا۔ بالکل، میں ایک برا شخص ہوں جو تمہارے پلے بندھ چکا ہوں۔ ابروئے جھکائے اس نے تسلیم کیا، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ گھومتا سر اور درد برداشت کرتی وہ غیر منطقی نکتے کو گھوتے وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر آیا۔ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے بیگ کو بیڈ پر پٹک کر پھینکا۔ ایک پل کو زونیشا گھبرا سی گئی، پر دوبارہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتی رخ پھیر گئی۔ متوازن چہرہ، سوجے پپوٹے اور سرخ نیم آنکھیں اس کے شدید رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ ڈریس چینج کر لو، ٹھنڈے ٹھار سرد لہجے میں اس نے کہا۔ زونیشا نے اپنے پاس پڑا بیگ دیکھا جس میں سے ڈارک براؤن کلر کا کپڑا نظر آ رہا تھا۔ سو کرتی ہاتھ بڑھاتے اس نے اندر سے ڈریس کو نکالا۔ ملائم سا ڈارک براؤن کلر کا لانگ فراک جس کے گلے پر سفید موتی سے خوبصورت کام کیا گیا تھا، فراک بیلٹ بھی وائٹ تراشے سفید موتیوں پہ موتی۔ یہ حیران کن تھا، وہ کتنا خوبصورت تھا۔ جلدی کرو، اب جانا بھی ہے۔ اس کو فراق پکڑے بیٹھے دیکھ اس نے واچ پر نظر ڈالتے کہا۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی وہ اٹھی، لیکن چند قدم ہی بڑھے کہ لکڑا گئی دھیان سے۔ اس تک پہنچتے سلطان نے اس کا ہاتھ تھامے چاہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر چلی گئی۔ اس کی سرکت پر سلطان نے گہری سانس چھوڑی۔ فراک کے ساتھ آئے دوپٹے کو حجاب کی طرح لپیٹے وہ سر جھکائے اندر آئی۔ زرد رنگت اور کمزور سا اس کا وجود جیسے بامشکل ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ چلو، اپنے ساتھ لیتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی سیدھے الٹے راستوں سے ہوتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس دوران وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے سلطان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سلطان سنجیدگی سے دوسری طرف آتے اس کا بازو پورے حق سے پکڑتے اندر لے کر گیا۔ حویلی میں داخل ہوتی اس کی نظر سامنے اپنے باپ پر پڑی جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی زمین پر مسکر تھیں۔ بابا! بے اختیار وہ اپنا بازو چھڑاتی روتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ زونیشا کی آواز پر اس نے سر اٹھاتے اپنی بیٹی کو شہزادیوں والے لباس میں اپنی طرف آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پاس آتی سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں بھیجی جبکہ چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ مبین بیگم اور افراز صاحب بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ بابا مجھے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا۔ ہچکیوں میں روتی وہ منت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ بھول جاؤ ہمیں کہ تمہارا کوئی باپ تھا، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی گھر بھی تھا پیچھے، آج سے تم یہی رہو گی ہمیشہ۔ اس کا باپ بازو سے پکڑے پیچھے کرتا سخت پن سے بولا۔ زونیشا تو کیا، سلطان بھی حیران ہوا، پر دل میں کہیں کمینگی خوشی بھی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں بیٹی ہوں آپ کی، اس نے مجھے اغوا کیا اور زبردستی نکاح بھی کیا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اس نے بے بسی سے کہا، وہ اب تمہارا شوہر ہے، خوش رہو ہمیشہ۔ سر پر ہاتھ رکھتے وہ حویلی سے چلا گیا۔ زونیشا نے بے یقین نظروں سے باپ کی پشت کو دیکھا، وہی باپ جو جان چھڑکتا تھا آج منہ موڑے چلا گیا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے سلطان کا چہرہ نفرت سے دیکھا تو کسی سے اتنی نفرت محسوس نہ ہوئی تھی جتنی آج سامنے کھڑے اس شخص سے ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ایک نظر سب پر ڈالے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ سلطان نے اس سے نہیں
सुल्तान ने उसे नहीं रोका, वो चाहता था कि कुछ रिलैक्स हो जाए, वैसे भी मामला संगीन हो रहा था। इस लड़की को तुम जल्दी छोड़ रहे हो, ये हमारा आखिरी फैसला है, मुबीन बेगम ने अपने बेटे को मुसलसल ऊपर तकते देखकर कहा। तो सुल्तान ने उलझी नजरों से देखा। सुल्तान अब दुनिया छोड़ सकता है, पर जुन्निशा सुल्तान को नहीं। जुनूनी लहजे में बावर करवाते वो भी सीढ़ियां फलांगता चला गया। क्या आप एक माली की बेटी हमारे खानदान की बहू बनेगी? उन्होंने अफराज साहब को अफसोस से कहा, पर वो गहरी सोच में डूबी बात नजरअंदाज कर गए। एक बात थी जो उनके दिमाग में घूम रही थी, असलम आखिर इतनी आसानी से खामोश कैसे हो गया? दरवाजा आहिस्ते से खोलते वो अंदर गया। ऊंधे मुंह बेड पर लेटे उसके वजूद हचकोले ले रहा था। अफसोस से सर नहीं में हिलाते उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन वो उसके हाथ पर पहले ही सीधी होती फुर्ती से बेड से उतरती दूसरी जानब खड़ी हो गई। दुपट्टे से बेनियाज उसका सरापा दुधिया रंगत पर छाई हल्की सुर्खी। वो अपने हुस्न से बेपरवाह अपनी सुर्ख भूरी गजाली आंखों से खड़ी थी। मेरी बात सुनो तहम्मुल से, सुल्तान ने हाथ से उसे काम डाउन रहने का कहा। बस करें सुल्तान, बस करें, बहुत हो गया आपका जुल्म। पहले मुझे मेरे माँ बाप का डर था, पर अब मुझे कोई परवाह नहीं है। आपकी वजह से मेरी माँ मर गई और मेरा बाप मुझे छोड़ गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अभी इसी वक्त मुझे तलाक दें। वो जख्मी शेरनी की तरह धाड़ी आंसू गाल से बहते नीचे गिरे। सुल्तान खामोशी से खड़ा सुर्ख आंखों से उसकी तरफ बढ़ा और एक ही जुस्त में उसका बाजू दो बच्चे अपने पास किया। ये बात दिमाग में लाना भी मत, अब तुम मेरे पास हमेशा के लिए हो। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो। तुमसे दस्तबारी खुद की जान लेने की मुदाफ़ है। लहजे की कड़कती से जुन्निशा सहमी जरूर, पर अपनी बात पर रही। मैं मर जाऊंगी फिर अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखें आज सब आंखों का मुकाबला कर रही थी। मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, पुरसरार लहजे में कहते उसने पीछे बैठ पर उसे धक्का दिया। ठहरा तो वो जालिम सुल्तान ही था। खतरनाक तीव्रें लेते वो उसकी तरफ बढ़ा। ये आप उसे खुद पर झुकते देख वो चिल्ला उठी, पर सुल्तान की गिरफ्त में हिल भी ना सकी। वो फतह पाना चाहता था, चाहे जबरदस्ती ही क्यों। और आज उसने जुन्निशा सुल्तान को अपनी शिद्दतों से बावर करवाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की है। जुन्निशा किस्मत की सितम पर हाथी खामोशी से अपना आप उसके हवाले कर गई। सुबह की रोशन किरणें खिड़की के पट से आती सुल्तान के चेहरे पर पड़ी, माथे पर हल्के बल पड़े और दिलकश मुस्कान ने चेहरे का अहाता किया। वो हुस्न का बादशाह था, पर उसे इश्क हो गया। अपने पास बेड पर हाथ रखा, लेकिन खाली जगह महसूस करते फौरन आंखें खोली। किसी अनहोनी के एहसास से उसका दिल धड़क उठा। कंफर्ट उठाते जल्दी से उठा, लेकिन हाथ से पानी गिरने की आवाज पर पुरसुकून होते खिड़की के पास खड़ा हो गया। सुबह की दिलकशी चारों ओर बिखर गई थी। फिर परिंदों की चहचहाट और कोयल के गीत वो मसरूर हुआ। आखिर तुम भी इस मोहब्बत जैसी बला में फंस ही गए। एक सहर अंगेज कहका गूंजा। वो पागल मालूम हो रहा था जो खुद से बात करते कहका लगा रहा था। अपने पीछे हल्की आहट पर वो मुड़ा। उसे अपने रेड शर्ट और ट्राउजर में देखकर वो जन्मंद रह गया। वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ, वो एक सहरा लड़की थी जो सुल्तान के दिल पर नक्श कर गई। सुल्तान उसकी तरफ बड़ा बेखुदी की कैफियत में जुन्निशा सपाट नजरों से उसे देख रही थी। आज उसकी आंखें बदल चुकी थी, बेतासर सी। जुन्निशा सुल्तान सरगोशी में कहते उसका हाथ पकड़ा, पीछे हटे। उसका हाथ झटकती नफरत से गोया हुई, दूर रहे, नफरत हो रही है मुझे खुद से और आपसे। आप मुझे छूने की कोशिश भी मत करें। कोई क्यों, बीवी हो मेरी, पूरा हक है तुम पर। सुल्तान उसकी बेतुकी बात पर गुस्से से बोला, आपका दिल बहल गया होगा, आप मुझे छोड़ दें। ये क्या उलफुल बक बोल रही है? तुम्हें कल रात अच्छे से बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों, अब क्या है? आपने कहा था कि मुझे तलाक दे देंगे, आप अपने रास्ते और मैं अपने। उसने सुल्तान की कई बार याद दिलाई तो अल्लाह भेज गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुल्तान ने नजरें चुराई। हूँ मोहब्बत? सर झटकती वो बाहर की तरफ बढ़ी। इस कपड़ों में बाहर जाओगी? उसका हैंडल पर रखा हाथ वही रहा। मेरे ख्याल से यहाँ मैं रुखसत होकर नहीं आई थी। जो कपड़े भी होते अगवा करके लाई गई थी। आज वो तलखी से बोल रही थी, अभी बैठो इधर, मैं मंगवा देता हूँ। सुल्तान ने पास पड़े मोबाइल टेबल से कीज उठाते और शर्ट पहनते कहा, तो वो भी सोफे पर स्मार्ट चेहरा लिए बैठ गई। सुल्तान के बाहर जाती उसने अपना सर पीछे अटकाया। दरवाजा
खट से खुला। जुनिशा जो अभी पीछे अपनी माँ बहन को याद कर रही थी, किसी के अंदर आने पर आंखें खोली। मुबीन बेगम उसे सुल्तान के कपड़ों में देख सर तक पैर सुलग उठी। वो सुल्तान जो अपनी चीज को हाथ लगाने पर सामने वाले को मार देता, आज ये लड़की उसके कमरे में पूरे हक से उसके कपड़ों में मौजूद थी। ऐ लड़की, क्या डोरे डाले हैं मेरे बेटे पर जो तुम्हारे गुण गा रहा है। मुबीन बेगम उसके सामने आती गुस्से से सुर्ख होते बस घूरती बोली, मैंने जो डोरे डालने थे डाल दिए हैं, अब आप अपने बेटे से कहे मुझे मेरी जान छोड़े। वो भी लिहाज वाला ताक रखती बोली, वो तुम्हारी जान तब छोड़ेगा जब तुम यूं अपने हुस्न के जलवे दिखाना बंद करोगी। उसे सुर्ख शर्ट में धमकता देख वो जल कर बोली, आप मुझे यहाँ से जाने दें। इनके लफ्ज़ पर जुनिशा की आंखें भर गईं। चली जाओ ताकि मेरा बेटा हमें ही गलत समझे। क्या बात है बेबी, बड़ी शातिर हो, बोली मासूम सूरत और हाथ काफी बड़े जगह मारा है। मुबीन बेगम जहर उगलती रही लेकिन वो बेतासर खड़ी थी। नीम आंखें थी जो हमेशा ही ऐसी ही रहनी थी। अगर तुमने बोल लिया है तो अगर आपने बोल लिया है तो आप जा सकती हैं यहाँ से, सख्ती से कहते उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ सुल्तान खड़ा था। देख सुल्तान, कैसे मुझे यहाँ से निकल जाने का कह रही है। फौरन मुबीन बेगम नरमी से कहती, सुल्तान को बेचारगी से देखा, आप क्या कह रही हैं ये भी बताए ना। उन्हें यूं बोलते देख उसने हैरत से कहा, मुबीन ने क्या कहा? मैंने क्या कहा है, बस यही कि नीचे आकर नाश्ता कर लो। बेनियाजी से कहती वो संजीदा हो गई। सुल्तान ने कुछ भी कहे बगैर बेड पर बैग्स रखे। ओके मॉम, आप जाएं, हम आ रहे हैं। उन्हें प्यार से कहते मुस्कुरा कर देखा तो साड़ी का पल्लू संभालते वो बाहर चली गई। जुनिशा ने कांपते हुए सुल्तान को देखा जो सीने पर बाजू बांधे उसे ही देख रहा था। कपड़े चेंज कर लो, स्पार्ट लहजे में कहते वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हुआ। इतने शॉपिंग बैग्स बेड पर पड़े देखकर वो उंगलियां चटकती सिंपल फिरोजी फ्रॉक लेती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करते अब वो बेड पर कंफ्यूज सी बैठी थी। जिस तरह सुल्तान की माँ का रवैया था, यकीनन अब उसका जीना हराम होगा। उसने सोच लिया था यहाँ से भाग जाएगी, बहुत दूर सुल्तान की पहुँच से। हाँ, वो यही करेगी। दिल ही दिल में मुतमिन थी। सुल्तान अपने गीले बालों में टॉवल रगड़ता बाहर आया। उसे सोचों में देख ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते अपने बाल सेट कर रखिए, परफ्यूम स्प्रे करते उसकी तरफ बढ़ा जो अब भी कहीं गुम थी। चलो हूँ। बेध्यानी में उसने ऊपर देखा जहाँ सुल्तान नेक सिंह से तैयार खड़ा था। मैंने कहा कि चलो। दोबारा कहने पर सर हिलाती बगैर उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। सुल्तान उसके पीछे चलता बहुत कुछ सोच रहा था। बाबा आप ही नहीं आई? बनो अकेले बाप को ही घर आता देख हैरत से पूछा। नहीं बनो, अब उसकी शादी हो गई है सुल्तान साहब के साथ, अब वो वहीं रहेगी। क्या बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? चरपाई से उठती वो उससे अटक आई। बेटा तुम नहीं समझ सकती, अभी छोटी हो। उसके सर पर प्यार देते वो बैठ गए। बाबा आप ही खुश थी? हाँ बहुत खुश थी, शहजादी लग रही थी। दिल में उठते दर्द को बर्दाश्त करते मुस्कुराते कहा, आपने बताया नहीं कि अम्मी छोड़ गई है हमें? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। अपने बाप को पानी पकड़ाती वो भीगी आवाज में बोली, अब वो कभी इधर नहीं आएगी, सुल्तान की मलकियत है वो। पानी साइड पर रखते वो गैर मस्करी नुक्ते को घूरते बोले, क्या आप पापी कभी नहीं आएंगी? नहीं, अब नहीं आएगी, दुआ करो वो खुश रहे। असलम चरपाई पर लेटता हाथ आंखों पर रख गया। उसे याद था कल जब उसे कॉल आई थी। फ्लैशबैक। सुल्तान ने अपने बाप की स्पष्ट देखते अपनी भूरी दाढ़ी को निश्चित शहादत से खुजाते मोबाइल निकाला। किसी का नंबर बड़ी बारीकी से ढूंढते उसने निचला लब दबाते हॉस्पिटल के बंद कमरे को देखा। बगैर कदमों के चाप पैदा किए वो बाहर निकला। अपनी गाड़ी को जहाज की तरह उड़ाते उसने एक घर के सामने रोकी। पुरसरार मुस्कुराहट के साथ उसने अपना कदम बाहर रखा। मोहल्ले का हर फर्द हैरान था इतनी बड़ी गाड़ी से एक मरूर शहजादे को निकलते देखकर, पर वो बगैर किसी पर एक भी नजर डाले अपने मोबाइल से कॉल मिलाई जो उठा ली गई। गहरी सब्ज आंखें मुस्कुरा उठी। असलम साहब, जरा आप अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट सुल्तान को दे सकते हैं? हमेशा की तरह का अक्खड़ सा लहजा, लेकिन लफ्जों को तोल देते कहा, जी। असलम साहब जो अफराज साहब की बात पर ही सदमे में थे कि जुनिशा सुल्तान के पास है। अब सुल्तान को अपने घर पर देख वो खामोशी ही रहे। सुल्तान उसे गाड़ी में बिठाते शहर में सड़क के किनारे
गाड़ी रोकी। असलम साहब बाहर निकले तो सुल्तान भी बाहर आता खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी ऊंची दरख्तों के साए तले वो दोनों ही खामोश थे। जुनीशा मेरे पास है, मैंने निकाह किया है, बीवी है वो मेरी। सुल्तान ने बात शुरू करते अपने पॉकेट्स में दोनों हाथ आटते अपनी सब्ज आंखों से सामने खड़े असलम का मुरझाया चेहरा गौर से देखा। जी बड़े साहब ने बताया है। नजरें नीचे रखे वो आंसू जब्त कर रहा था। आप बेफिक्र रहें, मैं जुनीशा को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सुल्तान का चेहरा सपाट था। पर मेरी बेटी कभी आपके साथ नहीं रहेगी, आप छोड़ दें उसे। उसके झुके कंधे और एक आंख का भीगा कोना। आपकी बेटी खुश रहेगी मेरे साथ, जिंदगी की हर आयश उसके कदमों तले होगी। असलम खामोश हो गया। लब भेजे रखे काश वो कह सकता कि घर से अगवा करके लाई गई लड़की कैसे खुश रहेगी। जहाँ तक बात आपके मोहल्ले की छोटे लोगों की छोटी सोच की है तो मैं खुद आऊँगा सबको बताने की जुनीशा सुल्तान मेरी मलकियत है। अपनी तरफ से वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिलैक्स खड़े होकर सुकून से के साथ बोल रहा था। साहब आप मेरी बेटी को मेरे घर से रुखसत करके ले जाएं ताकि कोई बात ना हो, मेरी और मेरी बेटी की इज्जत बनी रहे। इसने नजर उठाते शहजादों सी आन बान वाले खूबर मर्द को देखा जिसके पीछे जाने कितने पागल थे। पर मेरा नहीं ख्याल इस झंझट में पड़ना चाहिए। मैं जुनीशा के साथ आऊँगा तो बता दूंगा सबको सिंपल। सुल्तान ने सिरकर सुलगाते धुआं फिजा में छोड़ा। सुल्तान साहब इज्जत हमारी भी होती है, चाहे हम गरीब सही, पर इज्जतों पर जान वार देते हैं। लोग यहाँ यही समझेंगे कि आपने निकाह नहीं किया, अगवा किया है उससे। खुदारा अगर आप मेरी बेटी को बीवी बना कर रखना चाहते हैं तो उसे मुकम्मल तौर पर रस्म रवाज के साथ लेकर जाएं। असलम ने दिल बराश्ता होते लफ्ज कहे। आपकी बेटी अब मेरी मोहब्बत बन गई है, उसे छोड़ना बस में नहीं रहा। आपने जो करना है, जो मैं कहूँगा फिर मैं वैसा करूँगा जैसा आपने कहा। जी ठीक है। असलम ने सुल्तान की आंखों के जलते दीप देख दिल ही दिल में दुआ जरूर की थी कि उसकी बेटी खुश रहे। वो अगर सुल्तान के खिलाफ जाता भी तो कुछ नहीं कर सकता था। वो अब शरई और कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे, कुछ भी करना फजूल था। लेकिन सुल्तान की बात सुनते वो कुछ पल को हैरान हुआ। क्या वो जुनीशा को बज़दन करना चाहता है उससे? लेकिन उसने हामी भर दी। वो सब कुछ वही कह कर आया था जो सुल्तान ने कहा था। अब उसे इंतजार था सुल्तान के जवाब का। रात के अंधेरे में वो चुपके से बेड से उठी। सुल्तान सो रहा था, आंखों पर बाजू रखे। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लहज रहा था, पर उसे भागना था आज ही। बगैर जूता पहने उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। इस दौरान एक ही डर था कि सुल्तान ना उठ जाए। वो कहाँ जाएगी नहीं जानती थी, पर अभी उसे सिर्फ सुल्तान की कैसे निकलना चाहती थी। उसकी किस्मत साथ ही जो मेन गेट भी खुला था। अंधाधुन वो सुल्तान के महल से भागी। एक डरी शहजादी की मां बगैर जूते के दुपट्टे लपटे वो सड़क पर भागती जा रही थी। उसके पाँव में कितने कांटे चुभे उसे लम नहीं था। सांस फूल चुकी थी। मौसम भी तीव्र बदल रहा था। गरज चमक के साथ बिजली चमकी। डर के वो रुकती कुछ पल के लिए सांस लिए। जरा झिझकते उसने अपने घुटनों पर हाथ रखते सांस हवार किया, पर जैसे ही सर उठाया दिल धक से रह गया। सया मर्सिडीज पूरी स्पीड के साथ पीछे से आती उसके सामने रुकी। आंखों की पुतलियां पथरा गईं, दिल सीने में ही बंद हुआ। सुल्तान की गाड़ी। उसे वापस भागना चाहिए, पर सुल्तान पूरे गुस्से के साथ गाड़ी से निकलता उसकी तरफ बढ़ा। एक मौत का फरिश्ता ही जुनीशा को लगा जो जान निकालने आ रहा हो। उसका क्या अंजाम होगा? वो कदम पीछे को बढ़ाना चाहती थी, पर सुल्तान ने उसका बाजू खींचते उसे सीने में भेजा। सुल्तान का ये रद्द अमल हैरान करता जुनीशा के लिए। सुल्तान उसे सीने से लगाए खड़ा उसके होने की यकीन दहानी कर रहा था। जब उसकी आंख खुली तो पहलू में कोई मौजूद ना था। एक बार दोबारा सुल्तान की सांसें अटकी। उसे लगा कि बाथरूम में होगी, पर वो भी खाली था। कमरे का दरवाजा खुला था। सेकंड की भी देर किए बगैर स्लीपर पहनते अपनी गाड़ी की चाबी उठाते वो बाहर को भागा। गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, यानी कोई और भी साथ था, पर कौन? गाड़ी को सड़क पर भगाते वो चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था। एक लड़की को जरा झुक कर सांस लेते देख उसकी सांसों में सांस आई। गाड़ी को उसके सामने रोकते उसे अपने साथ लगाया। आज उसके खो जाने का खौफ उसका दिल धड़काया था। वो जानता था कि वो उससे मोहब्बत करता है, पर आज मालूम हुआ था कि उसे जुनीशा सुल्तान से इश्क हो गया था। पागल हो क्या? यूं अकेली घर से क्यों निकली? उसे खुद से अलग करते वो धाड़ा। सहम का हलक तर करती उसने अपने लब काटे। एक लम्हे को जान निकल गई थी। मेरी क्यों करती हो ऐसे? सुल्तान ने बेबसी से उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप
چھوڑ گیا ہے مجھے، آپ بھی چھوڑ دیں مجھے، میں نہیں رہ سہ سکتی آپ کے ستم۔ بادل گرجے اور زور شور سے برسے بارش نے ارد گرد ہر چیز کو بھگو دیا۔ میرا عشق بے حد ہے جانا، میں بہت محبت کرتا ہوں، چاہے سلطان نے کتنی ستم تم پر کیے ہوں، پر اس سلطان نے عشق پورے دل سے کیا ہے۔ بارش کی بوندیں لمحہ بہ لمحہ نیچے گرتی دونوں کو بھگو کر بہتی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے اغوا کیا، میری عزت کو رون ڈالا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ اوپر لی چادر ڈھلک کر کندھوں پر آ چکی تھی۔ سڑک پر رات کے اندھیرے میں دونوں کھڑے تھے، بارش کے شور سے لاپرواہ ہو کر۔ شاید مجھے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم عزیز ہو چکی ہو میرے لیے، اس لیے خود پر ہنستے چہرہ بلند کیا۔ بارش کی تیز بوچھار چہرے پر پڑی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی زنیشا نے چند قدم دور سلطان کی طرف اپنے 2 قدم بڑھائے۔ سلطان سانس روکے اسے اپنے سے 1 قدم کے فاصلے پر دیکھ اس کے لہستے ہونٹ بھیگے سراپا دیکھتے سلطان کے دل نے بغاوت کی، جیسے سختی سے جھپٹے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ تاریک رات میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ تم بے رحم ہو سلطان، لفظوں کی گونج سنسان سڑک پر گونجی۔ نہیں زونی، تمہارا سلطان بے رحم نہیں ہے، اس کا دل بے رحم تھا، اس دل بے رحم نے مجھے آج بے بس کر دیا۔ سلطان نے اس کے چہرے پر ٹھہری بوندوں کے ساتھ آنسو ملتے دیکھ تڑپ کر باقی کا فیصلہ مٹاتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے علیحدگی چاہیے۔ آج وہ ظالم بنی کھڑی تھی، اس نے اپنی بھوری کانچ سی آنکھیں اس کی سبز کائی جمی آنکھوں میں گاڑی، سبز آنکھوں کا بدلتا رنگ اور اپنے چہرے کے گرد رکھے اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کرتی اس کی غزالی آنکھیں پھیلی خوف سے، ڈر سے۔ مجھے مار دو اور لے لو علیحدگی، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سے ریل ول نکالتے وہ واپس مڑا، جبکہ اسے دیکھ زنیشا سپیٹ پڑی۔ اس کی ہتھیلی سیدھی کرتے اس پر ریل رکھی، کانپتے ہاتھوں پھیلی آنکھوں کی پتلیوں سے دیکھتے اس نے بے خوف کھڑے سلطان کو دیکھا۔ کیا یہ واحد راستہ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا؟ وہ دل میں سوچتی۔ ریل پر پکڑ مضبوطی کی، پر پھر بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شوٹ می، اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنے برف کی مانند سرد ہاتھ رکھے، گن کی نال اپنے سینے پر رکھی۔ بلیک شرٹ سینے سے چپکی پڑی تھی، اس کا مضبوط کھسکھلاتی جسم واضح ہو رہا تھا۔ لبوں پر زبان پیتی اس نے سلطان کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھ دیکھے جس میں گن تھی، عین اس کے دل کے مقام پر۔ کیا سب ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ آزاد ہو جائے گی؟ سہمی نگاہوں سے اس نے سلطان کی مسکراتی سبز آنکھوں میں دیکھا، جس نے سحرانہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کرتے گن کا ٹریگر دبایا۔ گولی کی گونج پر دونوں کی دھڑکنیں ساخت ہوئیں۔ زنیشا نے ڈرتے دل سے آنکھیں کھولی۔ سلطان چہرہ موڑے دیکھ رہا تھا دائیں جانب۔ زنیشا اس کی سینے پر رکھی گن کو ہٹایا، اسے گولی نہیں لگی، یعنی گن خالی تھی۔ مبین بیگم نے فضا میں فائر کیا۔ وہ کچھ فاصلے پر گاڑی سے باہر کھڑی تھی، شاید انہیں ہوش نہیں تھا تبھی گاڑی کی آواز نہ سن سکے، یا بارش کی زور میں کہیں دب گئی۔ موم، آپ ادھر؟ سلطان نے زنیشا کی سپیڈ بڑھتی رنگت دیکھ کر دیا ان کی طرف قدم بڑھائے۔ سلطان، آج میں اس لڑکی کو مار کر کسے ہی ختم کر دوں گی۔ یہ تمہیں مار رہی تھی، اگر گن میں گولی ہوتی تو میں اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دوں گی۔ میں نے اس کے لیے آج چوکیدار کو چھٹی دی کہ وہ یہ بھاگ جائے، پر تم پھر اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ حسانی ہو کر خونخوار تیور لیے برساتی بارش کی پرواہ کیے بغیر زنیشا کی طرف بڑھی۔ سلطان نے اپنی موم کے ہاتھ پستل دے کر زنیشا کو اپنی پشت پر چھپایا۔ موم، سلطان غصے سے سرخ ہوتا ہاتھ اٹھاتے انہیں روکنے کا کہا۔ سلطان، تم ایک مالی کی بیٹی کو بیوی نہیں بنا سکتے، ہمارے سٹیٹس پر بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ پستل نیچے کرتے وہ غصے سے بولی۔ موم، آپ ہی تو کہا تھا کسی لڑکی کی عزت پر بات نہ آنے دو، میں نے نکاح کر لیا، اور آپ اب یہ کہہ رہی ہیں؟ سلطان، جو کبھی بھی ماں سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کر لے آؤ، تم نے شوق پورا کر لیا تو لے لیا، اب چھوڑ دو اسے۔ وہ جھنجھلا سی بولی۔
मॉम, आप क्यों नहीं कबूल कर पा रही हैं कि आम लड़की नहीं है, जुन्निशा सुल्तान है। वो बसंती बारिश में गिरज पड़ा। सब आंखें शोला बरसाने लगी। अच्छा सुल्तान मेरे बेटे, मैं इससे भी प्यारी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। उसने सुल्तान को पुश्त पर मुकम्मल छुपी थर कांपती जुन्निशा को जहर भरी नजरों से देखा। मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ जूनी चाहिए जो मेरे पास है, बस। सुल्तान ने जुन्निशा को अपने हारस में लेते गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया। गाड़ी का दरवाजा बंद करते अपनी मॉम की तरफ आया। मॉम, चलें घर जाकर बात करते हैं। सुल्तान ने इन्हें अपने साथ ले जाना चाहा, पर वो उसका हाथ झटकती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते वो भी अपनी गाड़ी में बैठा। जुन्निशा ठंड और खौफ से कांपती सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें नीचे बैठी थी। इतनी टेंशन में भी सुल्तान के होंठ मुस्कुराए। वो बहुत डरपोक थी। है हीटर ऑन करते उसने गाड़ी वहां से निकाली। घर बहुत बड़ा ड्रामा होगा जानता था। वो असलम से भी बात करना चाहता था। बहुत से काम थे जो वो करेगा ताकि जुनिशा इसके पास रहे, बस। गाड़ी रुकने की आवाज पर वो जल्दी से उतरती अंदर को दौड़ी। सुल्तान ने सर दहा भरते जेब से सिगरेट निकालते सुलगाया। वो बहुत कम सिगरेट पीता था, पर अब वो रोजाना ही स्मोकिंग करता था। इस इश्क का रोक था, गम बड़ा था। बोझल कदमों से अंदर आते उसने मुबीन बेगम के बंद दरवाजे को देखा। वो पहले ही आ चुकी थी, पर अब उनका रूम लॉक था। उसने एक नजर ऊपर अपने बंद कमरे को देखा। ऊपर जाने के ख्याल को झटकते उसने स्टडी रूम की जलती लाइट्स देखी। अपने बाप के स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। यकीनन वो वही किताबों का मुताला कर रहे थे। सोच के मुताबिक नॉक करते जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, फिराज साहब आए। तूफान से अनजान या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किए वो किसी किताब को पढ़ रहे थे। ओ सुल्तान, आओ बैठो। अपनी ऐनक उतारते वो उसकी जाने मुतवज्जो हुए। सुल्तान स्टडी टेबल से कुछ फासले पर अपने बाप के सामने एक चेयर रखते बैठ गया। सिगरेट को मसलते उसने अपने गीले बाल माथे से पीछे किए। कब तक यूं मजनू बनने का इरादा है? फराज साहब ने उसकी बिगड़ी हालत के पेश नजर जरा नागवारियत से कहा। इसकी बात पर वो धीमा सा मुस्कुराया। अपनी गहरी सब्ज आंखों ने उसने सामने बुक रेक पर टिकाई। पाँव झुलाते वो शायद किसी परेशानी में घिरा महसूस हुआ। डैड, ये सिगरेट ही तो अब सहारा है मेरा। उसने हंसते हुए आंखों की पर उसकी आंखों ने मुस्कुराहट के साथ ना दिया। अफसोस से सर हिलाते सरफराज साहब ने चाय का मग जो पास ही उन्होंने रखा था उठाते लबों से लगाया, जबकि सुल्तान की नजरें किसी गैर मरी नुक्ते पर मस्कर थी। डैड, क्या वाकई मेरा गुनाह बहुत बड़ा है? वो जरा नजरें उठाता अपने बाप को देखते उलझा सा बोला। सुल्तान, बात लड़की की है। लड़कियों की इज्जत तो वैसे भी कांच की मांद होती है, जरा सी चोट पर निशान छोड़ जाती है। तुमने तो उसे अगवा किया था। सोचो उसके मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बना रहे होंगे। एक दिन बाहर रही लड़की को ये माशरा कबूल नहीं करता, और तुम्हारे पास वो कब से है? फराज साहब पेन को एक बुक पर घुमाते संजीदगी से गोया हुए। डैड, मैंने निकाह किया है, उसे अपनी इज्जत बनाया है, क्या ये काफी नहीं? वो अभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम गलत नहीं हो। कल को कोई अगर तुम्हारी बेटी उठवा ले, हाथ ना तोड़ डालो उसके, जो सुल्तान बहरोज की बेटी को छुए भी। फराज साहब की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो दहाड़ा। अफसोस है, जुनिशा भी किसी की बेटी है। सोचना जरूर तुम किस जगह गलत थे। मैं खुद गर्ज हूँ बहुत, मुझे मेरे खानदान का इज्जत व मर्तबा बहुत अजीज है, पर किसी लड़की के साथ नाइंसाफी करना मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं दे रहा। तुम उसे समझो, उसकी ख्वाहिशात को समझो। थोड़ा वक्त लगेगा उसे दोबारा सही होने में, पर तुम कोशिश करते रहो। सुल्तान लब भेजते अपने दिमाग की फटती रगों को संभालते वहां से निकला। कपड़े चेंज कर लेना, बेरोज ठंड लग जाएगी। अपने पीछे आती आवाज को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से अपने अंदर के इश्तियाल को दबाते ऊपर छत पर चला गया। बारिश रुक चुकी थी, पर ठंडी हवाएं पसलियों में घुस रही थी। उसे परवाह ना थी। सिगरेट पर सिगरेट पीते वो सुर्ख
अंगारा आंखों से रात के अंधेरे में बाहर जलती रोशनी को देख रहा था। वो इकलौता और लाडला था, बेहद खूबसूरत था। एक दुनिया थी जो उस पर मरती थी, एक जमाना था उसका दिल जीतने का फन था उससे, पर उसे अपने ही इश्क के हाथों मात हो रही थी। अगर वो पहले वाला बेहिस सुल्तान बहरोज होता तो उसे फर्क ना पड़ता, लेकिन अब वो सीर था जुन्निशा का। उसे फर्क पड़ता था उसकी नफरत से। अपनी जेब से मोबाइल निकालते अपने इकलौते दोस्त का नंबर मिलाया, जो कुछ ही देर बाद उठा लिया गया। हेलो। नींद में डूबी आवाज सुनते सुल्तान ने दांत खिचकाए। अभी के अभी अगर तुम इधर हवेली की छत पर नहीं आए तो कहीं जाने के काबिल नहीं रहोगे। सुल्तान की अक्खड़ तेज धार सुनते वो बिस्तर से दबक कर उठा। तेरे जैसा दोस्त खुदा दुश्मन को भी ना दे। गुस्से से बुड़बुड़ाते कान से लगाए मोबाइल को ऑफ करते वो अपनी चादर पकड़े बाहर निकला। इतनी सर्दी तो नहीं थी, पर बारिश के बाद चलती हवाएं खासी सर्द थी और था भी रात का पहर। अपनी गाड़ी को हवेली के रास्ते पर डालता हजारों गालियां सुल्तान को दे चुका था, जिसने उसकी नींद खराब की। क्या मौत पड़ गई आधी रात को जो मुझे इधर मरने को बुला लिया। इस टाइम तो मेरी गर्लफ्रेंड भी फोन करके कहती ना बेबी आ जाओ, तो मैं उस पर भी 2 हरों भेज कर सो जाता। छत पर आते उसने बोलना शुरू कर दिया, जिस पर सुल्तान ने एक नागवार नजर उस पर डाली। मुंह बंद रखो वरना एक और दांत तो हाथ में आ जाएगा। तिवरी चढ़ाए उसने छत पर बने कमरे की जानिब रुख किया। वो हवेली की सबसे आखिरी मंजिल पर थे, तीसरी मंजिल पर, जिस पर सिर्फ एक ही कमरा था। बेड पर बैठते उसने अपने शूज उतारे। क्या है, बैठ जाओ अब। सुल्तान उसे अपने सामने खड़ा पागलों की तरह घूरते देख बोला, मैं देख रहा हूँ। क्या ये वही सुल्तान है जिसके कपड़े पर हल्की सी सिलवट भी आ जाए तो हवेली सर पर होती थी? और आज वही सुल्तान बेनियाज सा बैठा है। खैर तो है, तबीयत ठीक है तेरी? इसके माथे पर हाथ रखते वो बेचैनी और परेशानी से बोला, जलील इंसान मैं इधर परेशान हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उसका हाथ झटकते पर सख्ती से बोला, अच्छा बताओ क्या हुआ है? सहर ने सीरियस होते पूछा। यार मैं जुन्निशा को नहीं छोड़ सकता अब। नजरें नीचे किए वो लब कुचलता बोला, किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये इश्क लाडों के बस की बात नहीं। उसने तंजिया उसकी हालत देखते पास बेड पर बैठते कहा, मैं कह रहा हूँ साहिर तेरा दांत टूट सकता है। बेड पर गिरते वो जरा संजीदगी से बोला, अच्छा तुम भाभी से माफी मांग लो अपने किए की। उसने आराम से मशवरा दिया, पर सुल्तान के माथे पर ढेरों बिल पड़े। क्या बहरोज सुल्तान ने आज तक कभी माफी मांगी नहीं ना, तो अब क्यों मांगू? बेनियाजी से कहते उसने शाने उचकाए, तो आज से पहले भी कभी इश्क किया नहीं ना, तो फिर आराम से माफी मांग। गलती तेरी ही है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं क्या थी? आराम से घर जाकर रिश्ता लेते, पर तुम तो किसी फिल्म के हीरो बने अपनी दुल्हनिया को उठा लाए। सहर ने हाथ नचाकर उसे अच्छी खासी तप चढ़ा दी। सहर मैं कह रहा हूँ तेरा दांत टूट जाना है। दांत पीसते उसने बैठे हुए सहर की कमर पर पंच जड़ा। मुझे यहाँ मारने के लिए बुलाया है? दर्द बर्दाश्त करते वो सदमे से बोला। ना चाहते हुए भी उसकी शक्ल देखते सुल्तान का मसूर किन कहकर गूंजा, नहीं तुझे यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है कि सुल्तान असल मतलब जुन्निशा के वालिद साहब अब इधर काम पर नहीं आते, तो तुम इन्हें अच्छी सी जॉब ढूंढ कर दो। और जुन्निशा की छोटी सिस्टर, उसके स्कूल की फीस भी अदा करनी है, जो तुम करोगे कल। सुल्तान ने आंखें मूंदे उसे काम बताया, जिस पर वो मुंह बनाता उठते अलमारी से कंफर्ट निकालते बेड पर रखा। सुल्तान कपड़े बदल, ये गीले हैं। सहर उसे यूं ही सोते देख बुलंद आवाज में चीखा। गनगुई में जाता बहरोज हड़बड़ा कर उठा, तेरा दांत टूटना ही टूटना है। उस पर झपटते उसने लड़ाई शुरू की। कई मिनट तक बैठ जंग का मैदान बना रहा। आखिरकार दोनों ही हार मानते लेट गए। सुल्तान भी कुछ वक्त के लिए अपनी टेंशन भूलता कपड़े बदल के सुकून से लेट गया। दोस्त वक्ती गम व परेशानी में अच्छे साथी होते हैं। सुर्ख चेहरा, सूजे पपोटे, सफेद रंगत में गुली जर्दी, वो ब्लैक फ्रॉक में मुबलिस नाजुक सी गुड़िया खुद से ही रूठी सी लग रही थी। एक वक्त को उसका दिल खौफ से लहज उठा था जब सुल्तान ने ट्रैक दबाया था। उसे कुछ नहीं हुआ, जाने क्यों उसके पूरे जिस्म में एक सुकून सराहत कर गया था। कुछ भी हो, पर वो कातिल नहीं बनना चाहती थी। सारी रात वो इंतजार में थी, शायद बहरोज आ जाए, पर वो नहीं आया।
دل اسے دیکھنے کا خواہاں تھا پر وہ خاموش تھی۔ اپنی دل کی بدلتی کیفیت پر وہ حیران تھی جو اس ستمگر کو صحیح سلامت آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، گیلے کپڑوں کو تو وہ چینج کر چکی تھی پر اب بخار سے تپ رہی تھی۔ ایسے میں سلطان کی بے رخی اسے مار رہی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ باہر آئی۔ صبح صبح حویلی میں موت سا سناٹا تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں سست پڑی۔ سرخ بھوری غزالی آنکھیں جیسی ہی سامنے اٹھی پلٹنا بھول گئی۔ سلطان جینز شرٹ اور کوٹ ہاتھ میں پکڑے ننگسک سے تیار موبائل میں مگن آ رہا تھا۔ براؤن بال ماتھے پر بکھرے اس کی شجاعت کو بڑھا رہے تھے۔ ہلکی بھوری داڑھی، گھنی مونچھیں اور انابی لب وہ دل ساخت کر دینے والا حسن رکھتا تھا۔ سلطان نے غیر معمولی احساس کے تحت اپنی سبز آنکھیں موبائل سے اٹھاتے سامنے دیکھا جہاں وہ دشمن جان کھڑی اسے ہی تک رہی تھی۔ اچانک اس کے تاثر سپاٹ ہوئے سبز آنکھوں میں سد پن چھا گیا۔ اس کی حالت سے انجان بنا وہ سائڈ سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک امید تھی کہ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا۔ زنیشا لب کو چلتی واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد نوکرانی اسے کھانا اور میڈیسن دے گئی تھی۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ اسے بخار ہے، بس پوچھنا گوارا نہ کیا۔ وہ بھی کچھ نہیں کھانا ہوتا رہے مجھ سے جو مرضی، نہیں انہیں کون سا پرواہ ہے۔ کھانے کی ٹرے پر دھکیلتی کمفرٹ اوڑھتی لیٹ گئی۔ سلطان، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی حویلی میں کام کرنے والی معمولی سی مالی کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ سلطان ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ ہیرا کی تسخرانہ آواز پر ٹھٹک کر رکا۔ اپنی اینک اتارتے وہ اس کی طرف مڑا۔ بالکل، تمہیں آج پتہ چلا؟ چلو شکر ہے پتہ چل گیا۔ گاڑی سے ٹیک لگاتے اس نے مزاج کے برخلاف خوشگوار لہجے میں کہا۔ سلطان، خالہ کہہ رہی تھی اسے جلد طلاق دے دو گے۔ سلطان کو دیکھتی اس نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ یہ تمہاری خالہ اور تمہاری غلط فہمی ہے مس ہیرا اسفند خان۔ دل جلا دینے والی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ میں یہیں پر ہوں، ایک ماہ تمہاری دلہن کے ساتھ انجوائے کرو گی۔ میں بھی تو دیکھوں آخر کون سی لڑکی ہے جس نے سلطان بروز کو پاگل کر دیا ہے۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت سے بولی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بول رہی تھی پر سلطان سر ہلاتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک بات یاد رکھنا ہیرا اسفند خان، اسے آنچ بھی نہ آئے۔ بروز سلطان بہت پرجوش ہے اپنی زنیشا کے معاملے میں۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے جلا گیا تھا۔ حسد اور جلن سے اس کا تن من چل اٹھا۔ سلطان صرف میرا ہے، کسی مالی کی بیٹی کا نہیں۔